हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस डिमांड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड. व्हाट इज दिस डेफिशिएंट डिमांड? यस्टरडे और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सेस डिमांड. Okay, now today just opposite of this excess demand we are going to study. Deficient demand refers to the situation where actual aggregate demand falls short of aggregate demand at full employment level. Now what is this full employment level? Yesterday I have explained you students. Now just listen. I gave you one example in the excess demand. Now see, suppose हम लोग हमारी इकोनॉमी में 10,000 की डिमांड होगी कि हम लोग प्लान किए हैं. What this is our aggregate demand planned, मतलब ये हमारा planned aggregate demand है, ठीक है. बट हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितने की हुई? सिर्फ 8,000 यूनिट्स की. तो ये 8,000 क्या है? ये हमारा एक्चुअल एडी है. कल वाले एक्सेस डिमांड में मैंने क्या बताया था कि हमारी इकोनॉमी में हम डिमांड करते हैं 10,000 की और एक्चुअली डिमांड कितने की होती है? 12,000 की. ये एग्जांपल हमने एक्सेस डिमांड में लिया था. नाउ इन डेफिशिएंट डिमांड वी विल सी दैट इन अवर इकोनॉमी डिमांड कितने की हुई? एक्चुअली डिमांड हुई सिर्फ 8,000 की और हमने प्लानिंग कितने की थी? हमने प्लानिंग 10,000 की. सो व्हाट इज दिस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब ये 10,000 यूनिट्स कब प्रोड्यूस होंगे? जब जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको अपने मन के हिसाब से जिसको जो काम चाहिए सबको काम मिल रहा है, तब हम सोचेंगे कि 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा. बट रियल में क्या हुआ? एक्चुअली तो ऐसा नहीं हुआ. सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, तो भी सिर्फ 8,000 की ही डिमांड हो रही है. इसका मतलब क्या हो गया? हमारी डिमांड कम पड़ गई. डिमांड कम हो गई मतलब डेफिशिएंट डिमांड. जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सेस डिमांड. वेरी वेरी इजी टॉपिक इट इज. ठीक है. नाउ सी, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप. अब इस डिफ्लेशनरी गैप को समझाने के पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सी, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस डायग्राम. देखो, कल वाला जैसे एक्सेस डिमांड का था डायग्राम था, सेम वैसा ही है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. सबसे पहले हम लोग सप्लाई का कर्व बनाएंगे, 45 डिग्री पे बनाएंगे. उसके बाद एग्रीगेट डिमांड वाला लाइन होगा, प्लान जो हमने प्लान किया था. और ये पॉइंट ई क्या है? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला है. मतलब हियर वी कैन से दैट दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. मीन्स एट 10,000 यूनिट्स वी आर एज्यूमिंग, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं या हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस 10,000 यूनिट्स पे सारे लोगों को काम मिल रहा है. राइट स्टूडेंट्स? तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ. अब हमारे पास क्या है? जो हमारा इकोनॉमी में हमारी में डिमांड कितनी हुई? डिमांड हुई सिर्फ 8,000 की और हमने प्लानिंग कितने की 10,000 की. तो ये 8,000 क्या है? ये हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है. सो अब हम लोग एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करना है? ये एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड है, ये कम पड़ गया है. 10,000 से 8,000 लेस है ना, तो इस लाइन के नीचे डॉटेड लाइन से इसको एक लाइन बना दो. दिस इज एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल. समझ में आ गया है? कुछ नहीं करना, ये पहले प्लान्ड वाला ड्रॉ करो और उसके नीचे बस एक लाइन ड्रॉ कर दो डॉटेड लाइन से. दिस इज अवर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड. अब ये पॉइंट ई जो था, यहाँ पे 10,000 की डिमांड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम, एक्चुअल में हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिला? सिर्फ यहीं पे मिल गया. क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई. सो दिस विल बी रेफर्ड एज ई डैश. अब ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने सोचा था, बट हमारी डिमांड कितनी हुई? सिर्फ इतनी. तो ये जो गैप है इसको मैंने शेडेड पार्ट कर दिया है. दिस गैप इज नोन एज व्हाट? डिफ्लेशनरी गैप. व्हाट दिस गैप इज नोन एज? डिफ्लेशनरी गैप. एक्सेस डिमांड में कल हमने क्या पढ़ा था? एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, बट डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप. अभी डिफ्लेशनरी गैप का डेफिनेशन देखो. इट रेफर्स टू द गैप बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये वो गैप है जहां पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड. मतलब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से शॉर्ट हो गई, मतलब कम हो गई. Why? Because to establish full employment level of equilibrium, मतलब full employment level of equilibrium मिलने के लिए हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी प्लांट से क्या हो गई? कम हो गई. एक्चुअली में हमने प्लांट में हमने 10,000 सोचा था और एक्चुअल में कितनी हुई? सिर्फ 8,000. मतलब डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्या हो गई? कम हो गई. सिंपल इट इज. वेरी वेरी इजी. इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. एक्सेस डिमांड वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो ये नहीं समझ में आएगा. तो प्लीज एक्सेस डिमांड पहले देखो, तभी डेफिशिएंट डिमांड आपको समझ में आएगा. तो जैसे हमने कल के वीडियो में एक्सेस डिमांड के रीजंस देखे थे, उसी तरह आज अभी हम लोग देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी द रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड as well as we will also see what is the impact of this deficient demand on
various things. So let's start our video with the reasons. Yes, सेम जैसे एक्सेस डिमांड के रीजन है, सारे के सारे वही रीजन है, बस सबको अपोजिट करते जाओ, ठीक है। अब मैं एक्सेस डिमांड के रीजन एक बार फिर से बता देती हूँ। एक्सेस डिमांड में हमने पहला रीजन क्या देखा था, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेफिशिएंट में क्या हो जाएगा, फॉल इन प्रोपेंसिटी या फिर डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लोग कम कंज्यूम करेंगे, पीपल विल कंज्यूम लेस। और जैसे ही लोगों ने कंजम्पशन कम करना स्टार्ट कर दिया, हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्सेस। अब जैसे कि मैंने कल बताया था, हमारे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट मान लो इसमें इंक्रीज कर दिया। सपोज मेरी 10 रुपीज की इनकम है और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना है 3 रुपीज। तो मेरे पास कंजम्पशन करने के लिए कितने रुपीज हैं, सिर्फ 7। इसका मतलब मैं कंज्यूम कम करूंगी, तो इसीलिए देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मुझे गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये एक अनदर रीजन है हमारी डिमांड को कम होने के लिए। दिस इज द रीजन फॉर अवर डेफिशिएंट डिमांड बिकॉज देयर टैक्सेस आर इंक्रीज। देन नेक्स्ट इज राइज इन इम्पोर्ट्स। अब राइज इन इम्पोर्ट्स का मतलब देखो, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया है। राइज इन इम्पोर्ट्स क्या हो गया है कि जो भी सामान हमारी इकोनॉमी में बन रहा है, वॉट एवर थिंग्स, जो भी हम लोग गुड्स समझ लो, जो भी गुड्स हमारी इकोनॉमी में बन रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, अभी ध्यान से सुनो। इंपोर्ट हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। इंपोर्ट को क्या कर दिया है हम लोगों ने, इंक्रीज कर दिया है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंडिया में आके बेचना चालू कर दिया। इंपोर्ट इंक्रीज हो गया मतलब बाहर की कंट्री से लोग अपना सामान बेचने के लिए इंडिया में आ गए हैं, ठीक है। तो जब इतने सारे लोग इंडिया में अपना गुड्स बेचने के लिए आ जाएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास सारे गुड्स क्या है, इजीली अवेलेबल मार्केट में मिल रहे हैं। तो जितना ज्यादा गुड्स अगर मार्केट में हो गया है तो लोग डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि बहुत कोई भी चीज देखो अगर इजीली हमें अवेलेबल मिल जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये एक रीजन हो गया है, बिकॉज ऑफ राइज इन इम्पोर्ट्स इज अनदर रीजन फॉर अवर डेफिशिएंट डिमांड। सबको समझ में आ गया होगा, राइज इन इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज फॉल इन एक्सपोर्ट्स। अब फॉल इन एक्सपोर्ट्स का देखो क्या मतलब है, जो भी गुड्स इंडिया से बाहर जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल इन एक्सपोर्ट में क्या हो गया, हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई। मतलब इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट होना क्या हो गया, कम हो गया है। तो जो भी गुड्स ऑलरेडी बन चुके हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में, तो वो अब बेचारे जाएंगे कहाँ, उनको इंडिया में चलाना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब लोगों के पास गुड्स ज्यादा हो गए, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, हमारी डिमांड कम हो गई है। तो इसका मतलब सामने से हमारे पास लोग आके बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले लो। जब ज्यादा गुड्स मार्केट में होते हैं तो लोग लेते कम हैं, लोगों को लगता है कि नहीं चलो इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको क्यों लें, तो लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉल इन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करना हम लोग कम कर दे रहे हैं। अगर हम इन्वेस्ट करना कम कर देंगे तो डेफिनेटली हम डिमांड भी कम करेंगे। तो ये भी एक रीजन हो गया हमारा डिक्रीज इन डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड का, कि डिमांड कम क्यों हो गई। लास्ट इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने कल बताया था, एक्सेस डिमांड में क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कम हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने फालतू के खर्चे सारे कम कर दे रही है। फालतू के खर्चे मतलब जहां पर भी गवर्नमेंट को लग रहा था कि यहाँ पे रोड्स या बिल्डिंग कोई बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस प्लान को ड्रॉप कर दे रही है। गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं जाने दो, यहाँ पे अननेसेसरी के लिए हम लोग रोड या कोई नई बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो लोगों के पास काम भी कम हो गया, और लोगों के पास काम कम हुआ मतलब लोगों के पास फालतू के पैसे भी नहीं आए अपने जेब में। तो जब फालतू पैसे ही उनके पास नहीं है तो वो डिमांड बेचारे कहाँ से करेंगे। डिमांड तो वो तब करते हैं ना जब उनके पास पैसे आते। अब जब पैसे ही नहीं है तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। सो दिस इज द लास्ट रीजन फॉर अवर डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट इज सी इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड में फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इफेक्ट ऑन आउटपुट। मतलब डेफिशिएंट डिमांड का आउटपुट पे क्या असर होगा, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। आउटपुट पे असर कैसे होगा कम, देखो क्योंकि डिमांड कम है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था कि लोग 10,000 यूनिट्स की डिमांड करेंगे,
बट एक्चुअल में कितना हुआ, डिमांड हमारी कितनी हुई, सिर्फ 8000 की हुई। ठीक है, 10,000 तब हम लोग ने सोचा था जब सारे लोग काम कर रहे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने 10,000 एज्यूम किया था, बट हुआ कितना, 8000। तो इसका मतलब आउटपुट पे क्या इफेक्ट हो गया, आउटपुट हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि 10,000 यूनिट्स तब बन रहा था जब सारे लोग काम कर रहे थे, तब 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन एक्चुअल में डिमांड हुई सिर्फ 8000 की, तो 8000 की डिमांड हुई तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट क्या हो गया है, कम हो गया है। So there is this is the way that in this way our output is decreasing. Output is decreasing, and in this way this is the effect on deficient demand. Then next is effect on employment. अब देखो effect on employment का मतलब ये होता है कि पॉइंट E जो था, ये देखो पॉइंट E जो था ना, यहाँ पे हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सोचा था, हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग यहाँ पे फुल इक्विलिब्रियम ले ले रहे हैं 10,000 यूनिट से। ठीक है, तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स का ही डिमांड होगी, हमें यही लगा था, बट एक्चुअल में डिमांड कितनी हुई, इतने की हो गई, ई डैश डिमांड सिर्फ 8000 की हो गई। तो इसका मतलब इसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जरा सोचो ऑल ऑफ यू थिंक। मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या करना पड़ जाएगा, हमें कम करना पड़ेगा। क्यों, सारे लोग काम कर रहे हैं तो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट हमारे सिर्फ 8000 की है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे, लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑन आउटपुट सबको समझ में आ गया, एक बार फिर से सुन लो। इफेक्ट ऑन आउटपुट, डिमांड कम है, मतलब हम लोगों ने 10,000 की सोची थी, पर एक्चुअली डिमांड कितनी हुई, 8000 की। तो जब हमने सोचा कि जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो 10,000 डिमांड हो रही है, तो 8000 पे उसका क्या आउटपुट पे इफेक्ट होगा। इसका मतलब हम लोगों ने सोचा कि 10,000 के हिसाब से सामान पूरा बनाएंगे, इकोनॉमी में ये सोचा कि 10,000 यूनिट्स के हिसाब से सारा सामान बनाएंगे, पर डिमांड हुई एक्चुअली सिर्फ 8000 की। तो इट मीन्स 2000 यूनिट्स का अननेसेसरी का सामान हमारी कंट्री में बेकार पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब काम होगा तो आउटपुट मतलब नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने बताया कि आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। सेम उसी तरह इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि सारे लोगों को काम मिलेगा तो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ गई सिर्फ 8000 की। तो इसका मतलब जो 2000 यूनिट्स ज़्यादा बन रहे थे तो वो ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिल जाएगा। सो दिस इज द रीजन दैट अवर एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। लास्ट इज इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। स्टूडेंट्स, जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये है कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस नहीं, सारे गुड्स की टुगेदर प्राइस को हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड में बायर्स आर लेस, ठीक है, खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं, एंड सेलर्स आर मोर। सो डेफिनेटली जब सेलर्स आर मोर तो ऑटोमेटिकली हमारा प्राइस क्या हो गया, मार्केट में कम हो गया। हमेशा याद रखो, जब कोई भी चीज़ मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ मार्केट में कम है, लोग उसको डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्राइस लेवल हाई हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी क्या करेगी, अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रोडक्शन ज़्यादा होके रखा हुआ है हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट हमारी क्या करेगी, उस चीज़ की प्राइस जो है कम कर देती है। समझ में आ गया सबको? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। सो क्या पढ़ा आज हम लोगों ने, डेफिशिएंट डिमांड का डेफिनेशन, फिर डिफ्लेशनरी डिमांड का डेफिनेशन, इसका डायग्राम, एंड देन वी स्टडीड व्हाट, रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड एंड इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, I hope everybody have understood this video. Now in the next video we are going to study one last topic of this chapter. वो कौन सा टॉपिक है, measures to control excess demand and deficient demand। मतलब excess demand हमने देख ली, deficient demand हमने देखी। अब इन दोनों को कंट्रोल कैसे करना है, मतलब दोनों भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कैसे लेके आना है और कौन लेके आता है इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बी रेडी टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।